हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ की वर्कशीट, जिसके अंदर उन क्वेश्चंस को लिए गए हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि किस प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको किस प्रकार हल किया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट के अंदर हमने 2-3 टॉपिक लिए जो कि बिल्कुल सामान्य है, उनके आसान से क्वेश्चंस लिए हैं। वो जब आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे तो उससे भी अधिक मुश्किल आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 250 मिलीलीटर दूध के कितने कप से 2 लीटर का बर्तन पूरा भरा जा सकता है। तो देखिए, छोटे छोटे कप है जिसके अंदर 250 मिलीलीटर दूध आता है। ऐसे हमें कितने कप चाहिए कि 2 लीटर का जो बर्तन है वो पूरा भरा जा सकता है। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक कप है जिसके अंदर 250 मिलीलीटर दूध आता है। तो ऐसे कितने कप हमें चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि हम 250, 250, 250 ऐसे हम जोड़ते रहेंगे, तो इसमें हमें ज़्यादा समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मिलीलीटर दिया है तो इसके भी हम मिलीलीटर बना लेते हैं। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 2 लीटर में कितना हुआ? 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर हुआ। अब 1 कप में कितना है? 250 मिलीलीटर, और हमें 2000 मिलीलीटर बनाना है। तो कितने का मतलब, इसको हम 250 से भाग कर देंगे। 2000 को 250 से हम भाग कर देंगे, कप की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हम 0 को 0 से काट देते हैं। अब 200 को 25 से काटते हैं तो 25 का पाड़ा पड़ते हैं, 25 अट्ठे 200। तो कुल कितने कप होंगे जो इस बर्तन को पूरा भर देंगे? वो होगा 8 कप। तो इस 2 लीटर के बर्तन को पूरा भरने में 250 मिलीलीटर दूध के कितने कप चाहिएंगे? 8 कप चाहिए। प्रश्न नंबर 2, 5 लीटर दूध से 200 मिलीलीटर की कितनी बोतल भरी जा सकती है। तो बच्चों, अभी ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो 5 लीटर में कितना हुआ? 5 लीटर बराबर 5000 मिलीलीटर। 5000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना? 1000 लीटर होता है, तो 5 लीटर में कितना? 5000 मिलीलीटर। और 200 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती है। तो 5000 को 200 में हमें डिवाइड करना है। तो 5000 को हम 200 से भाग कर देंगे। 5000 भाग में 200। तो अगर हम ऊपर नीचे करके काटते हैं या फिर इधर से काटते हैं तो 0 से 0, और 50 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो इसका आंसर कितना होगा? 25 बोतलें। कितनी बोतलें? 25 बोतलें भरी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 ग्राम के कितने बाट मिलकर 3 किलोग्राम बनेंगे। 500 ग्राम के बाट है, कितने बाट मिलकर 3 किलोग्राम बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ग्राम, और यहाँ पे क्या दिया है? किलोग्राम। तो सबसे पहले ये दोनों अमाउंट हमें बराबर करनी है। यहाँ ग्राम है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? ग्राम बनाएंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। तो 3 किलोग्राम में कितना हो जाएगा? 3000 ग्राम। 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम। अब उसको 500
के बाट में डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब भाग करना है। तो इसको 3000 को हम 500 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 0 से 0 काट दिया, फिर अगले 0 से 0। अब 5 से हमने 30 को काट दिया, तो कितने बाट बनेंगे, 6 बाट बनेंगे। कितने बाट बनेंगे, 6 बाट बनेंगे 3 किलोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वृत्त क्या होता है। वृत्त जो ये आकृति है, ये वृत्त है। ये आकृति क्या है, ये वृत्त की आकृति है। अब सबसे बड़ी जीवा, अब हमें पता होना चाहिए कि जीवा होती क्या है। जीवा क्या होती है, वृत्त के अंदर आमने सामने की भुजा को मिलाने वाली कोई भी रेखा है वो सारी की सारी जीवा कहलाती है। ये अनगिनत हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, किधर से किधर भी हो सकती है। ये भी ये सारी की सारी क्या है, जीवा है। तो इसमें सबसे बड़ी जीवा, तो देखिए ये मैंने जीवा खींची है, ये छोटी है, ये उससे भी बड़ी है, ये उससे भी बड़ी। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, जो इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर से निकलेगी, इसके बिल्कुल केंद्र के अंदर से निकलेगी, वो सबसे बड़ी जीवा होगी। इसके अगर हम थोड़ा सा साइड से करते हैं वो भी छोटी हो जाएगी, इधर से करेंगे वो भी छोटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी जीवा वो होगी जो इसके केंद्र से गुजरेगी। और केंद्र से गुजरने वाली जीवा को क्या कहते हैं, कोई भी रेखा है जो केंद्र के अंदर से गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, उसको हम व्यास कहते हैं। तो केंद्र से जाने वाली हर एक रेखा जो दोनों तरफ जाती है और वृत्त के किनारों तक पहुंचती है उसको हम क्या कहेंगे, व्यास। ये भी संख्या में अनगिनत हो सकते हैं, ये कितने भी हम व्यास खींच सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो क्या कहलाएगी, वो व्यास कहलाएगी। और साथ में व्यास के साथ में जो व्यास की आधी होती है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम त्रिज्या कहते हैं। ये हमारा इस वृत्त का केंद्र है। इस केंद्र के एक तरफ किधर भी हम एक रेखा खींचते हैं ये क्या कहलाती है, इसकी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। ये भी अनगिनत हो सकती है एक वृत्त के अंदर। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी जो मैं खींच रहा हूँ ये सारी की सारी क्या त्रिज्या कहलाती है। ये सभी त्रिज्या होती है। तो सबसे बड़ी जीवा वो होगी जो केंद्र के अंदर से पार निकलती है और उसको हम क्या कहते हैं, व्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या का मान होता है। जो वृत्त की त्रिज्या होती है उसका मान क्या होता है, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। व्यास के बराबर, तो सबसे पहले हम वृत्त बनाते हैं और त्रिज्या मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि त्रिज्या होती है। तो उसका मान, एक हम त्रिज्या खींच लेते हैं, ये हम एक त्रिज्या खींच लेते हैं। इसका मान किसके बराबर होगा, व्यास के बराबर। तो बच्चों व्यास क्या होता है, जो केंद्र के अंदर से निकलकर सामने चला जाए, ये व्यास होता है। जो दोनों भुजाओं को आपस में मिलाएं और केंद्र के अंदर से गुजरे वो व्यास होता है। तो ये व्यास के बराबर नहीं होती, व्यास का आधा। ये इसका आंसर सही है क्योंकि व्यास का ये आधा होता है। जब केंद्र के एक तरफ हम लाइन खींचते हैं उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। अगर ये दोनों तरफ खींचेंगे तो क्या कहलाता है, व्यास। तो ये व्यास के आधा होता है। तो हमारा आंसर सही क्या होगा, व्यास का आधा। 1/4 ये गलत है, परिधि का आधा। अब परिधि क्या होती है, वृत्त की चारों तरफ की जो किनारा है इसको अगर हम मापें तो ये क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाती है। एक बिंदु से चलकर हम चारों तरफ घूम के उसी बिंदु पे आते हैं तो जितनी हम दूरी तय करते हैं वो उस वृत्त की परिधि कहलाती है। तो परिधि का आधा भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं हम त्रिभुज की। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज आप जानते हैं, त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 3 भुजाएं हो वो त्रिभुज कहलाती है। और
तीनों भुजाएं बराबर है, मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु कौन सी त्रिभुज होती है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। जैसे ये 6 है, ये 7 है, ये 5 है, तो तीनों भुजाएं क्या हुई, अलग, 5 6 7 तीनों अलग अलग है, तो ये विषमबाहु कहलाती है। तो जिसकी तीनों भुजाएं होती है एक समान, वो विषमबाहु नहीं होती। उसके बाद है समद्विबाहु। क्या दिया है, समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो। मान लो ये एक त्रिभुज है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये क्या है 4, तो इसकी देखिए दो भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु होते हैं। समबाहु, सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा, जिसकी सारी भुजाएं समान हो। तो इसकी देखिए सारी भुजाएं समान है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी या सेकंड ऑप्शन, समबाहु त्रिभुज। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है, किसका परिमाप सबसे कम है। तो आंसर जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परिमाप कहते किसे है। परि का मतलब क्या होता है, बाहरी, और माप का मतलब माप। तो बाहरी माप, जिसका चारों तरफ का माप, वो क्या कहलाता है, परिमाप। अब देखिए इसकी बाहरी भुजा, अगर इसके अंदर एक और भुजा में दी हुई है तो इस भुजा को हम नहीं मापेंगे, केवल इसको। तो इसकी 3 भुजाएं दी हुई है बाहर, और तीनों भुजाओं का माप हमें दिया है 5 5 5, तो इसका परिमाप कितना हुआ, 15। इसका दिया है 5 4 7, तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 16। इसका है 2 3 3, तो 3 और 3 6 और 2 8, 4 4 2, तो 4 और 4 8 और 2 10। तो सबसे कम परिमाप किसका, सबसे कम परिमाप है, तो इसको हम मानते हैं ए, इसको ब, इसको से और इसको द। तो ये हमारी 4 त्रिभुज है, इन 4 त्रिभुज में सबसे कम परिमाप किसका है, त्रिभुज से का। सबसे कम परिमाप किसका है, त्रिभुज से का। ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, और किसी और इकाई में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखा, तो हमें भी यहाँ कुछ नहीं लिखना, सिर्फ हमें लिखना है कि त्रिभुज से का परिमाप सबसे कम है। लास्ट वन, आयत का परिमाप। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयत क्या होती है। आयत 4 भुजाओं की आकृति, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आमने सामने की भुजा समान होती है, वो क्या कहलाती है, आयत। तो इसका परिमाप, परिमाप का मतलब इन सारी भुजाओं का जोड़ कितना है, 20 सेंटीमीटर है। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। तो अभी मैंने बताया कि आमने सामने भुजा, तो 4 सेंटीमीटर, ये 4 है और ये भी 4 है। तो 4 और 4 हमें चौड़ाई दी है। आयत की लंबाई ज्ञात करो, हमें ये ज्ञात करना है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर। तो परिमाप कितना है, परिमाप हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, लंबाई, हमें लंबाई निकालना है। तो परिमाप किसके बराबर होता है, परिमाप का यहाँ पे हम सूत्र लिखते हैं। परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। अब हमें कितना दिया है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 20। अब 2 इधर क्या कर रहा है, गुणा, उधर जाएगा भाग, लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 20/2। लंबाई जमा चौड़ाई बराबर ये कितना हुआ, 10। कितना हो गया, 10। अब लंबाई जमा चौड़ाई हमारी कितनी है, 10। अब लंबाई बराबर 10, इधर ये चौड़ाई क्या है, प्लस, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 4 6, तो उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 6।
अब इसके अंदर लगा के देखते हैं, यहाँ पर 6, इधर भी 6। तो अब जोड़ के देखिए, 6 और 4 10, जमा 6 16, जमा 4 20। तो इन चारों भुजाओं का जोड़ कितना आया? 20। तो हमारा आंसर क्या है? लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज हमने कुल 8 क्वेश्चन किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की अन्य वर्कशीट देखने के लिए हमारे चैनल शिक्षा क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।